हेलो एवरीवन। देखिए, मैं आज बताऊंगा आप लोगों को 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था क्वेश्चन नंबर 1 to 30 से 30 तक। अब मैं शुरू कर रहा हूँ 31 से लेके 60 तक। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉइंट इन ए स्ट्रेन्ड बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ए टेंजाइल स्ट्रेस ऑफ 100 MPa megapascal on one plane and a tensile stress of 50 megapascal on a plane at right angle to it। इसका मतलब है यहाँ पे सिग्मा x और एक सिग्मा y दे के रखा है। जो मेजर स्ट्रेस एंड माइनर स्ट्रेस, मतलब मेजर हो गया सिग्मा 100 एंड माइनर हो गया 50 ऑन ए प्लेन। एंगल दे के रखा है थीटा, इंक्लिनेशन एंगल 90 डिग्री। If these planes are carrying shear stress भी दे के रखा है 50 MPa, then the principal stress are inclined to the larger normal angle at an angle। मतलब हमें फाइंड आउट करना है जो नॉर्मल स्ट्रेस उसकी इंक्लिनेशन। सो हम लोग के पास इक्वेशन है, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। इक्वेशन है tan of 2 theta is equal to 2 shear stress twice of tau xy divided by sigma x minus of sigma y। सारा वैल्यू देख रखा है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड टाउ एक्स वाई। सो tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 into 50 डिवाइडेड बाय 100 माइनस ऑफ 50 इक्वल टू 2। सो थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, थीटा विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2 हो जाएगा। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए प्रिज्मेटिक मेंबर विथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज सब्जेक्टेड टू ए टेंजाइल लोड ऑफ पी। प्रिज्मेटिक बार है जिसमें टेंजाइल लोड लगा कर रखा है P, then the maximum shear stress and its inclination with the direction of load respectively। एक तो हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम शेयर और इंक्लिनेशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले हम एक एलिमेंट ले लेंगे, उसमें नॉर्मल मैंने सिर्फ दिखा दिया P का वैल्यू, मतलब ये एक यूनी एक्सियल केस है जिसमें सिर्फ टेंजाइल स्ट्रेस की वैल्यू है। तो उसमें मैं नॉर्मल स्ट्रेस कैसे फाइंड आउट करूंगा, नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू द सिग्मा बाई 2 माइनस ऑफ सिग्मा बाई 2 इंटू द कॉस 2 थीटा। ये हो गया नॉर्मल स्ट्रेस। और शियर स्ट्रेस की फॉर्मूला है सिग्मा बाई 2 इंटू द साइन 2 थीटा। बट शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होने के लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होना चाहिए। अब साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 तभी होगा जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगा। एंड शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 दैट इज P बाई सिग्मा बाई 2। सिग्मा का मतलब क्या है, लोड डिवाइडेड बाई एरिया स्ट्रेस। सो P डिवाइडेड बाई 2A। सो फाइनली आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस इज, नॉर्मल स्ट्रेसेस का सम क्या होगा, द सम ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेसेस इज, देखिए सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई दोनों ही नॉर्मल स्ट्रेसेस है, उनका सम क्या हो जाएगा। अगर मैं एक एलिमेंट में फाइंड आउट करूंगा तो उसमें भी हो जाएगा सिग्मा एक्स डैश एंड सिग्मा वाई डैश व्हिच आर कांस्टेंट। मतलब मैं चाहे एलिमेंट में करूं चाहे मैं नॉर्मल जो फिगर है उसमें करूं, वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो आंसर हो जाएगी ए, द सम ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेसेस इज कांस्टेंट, सेम वैल्यू रहेगा। नेक्स्ट है, द रेडियस ऑफ मोहर सर्कल फॉर टू अनलाइक अनइक्वल प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ऑफ मैग्नीट्यूड P इज, कितना बनेगा, दो अनइक्वल एंड टू इक्वल अनलाइक। दो इक्वल है लेकिन अनलाइक प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। और मैग्नीट्यूड P इस कितना हो जाएगा रेडियस उसका, देखिए रेडियस ऑफ द मोहर साइकिल इज इक्वल टू रूट ओवर सिग्मा एक्स माइनस ऑफ द सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस ताउ एक्स वाई होल स्क्वायर। अब एक वैल्यू है, दोनों वैल्यू का मैग्नीट्यूड सेम है PP, लेकिन एक प्लस है एक माइनस है, तो उससे मैं फाइंड आउट कर पा रहा हूं रूट ओवर P माइनस ऑफ माइनस P दैट इज, और शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 है। सो उससे वैल्यू आ जाएगा P प्लस P बाई 2 दैट इज सिंपल P आ जाएगा। सो द रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल विल बी P, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, shear stress on principal plane is
कितना वैल्यू आएगा शियर स्ट्रेस ऑन प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन एक ऐसा प्लेन है जिसमें शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। द स्टेट ऑफ प्योर shear stress is produced by, प्योर shear stress किससे प्रोड्यूस होता है? टेंशन इन वन डायरेक्शन एंड इक्वल कंप्रेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इक्वल टेंशन इन टू डायरेक्शन एट राइट एंगल, इक्वल कंप्रेशन इन टू डायरेक्शन एट राइट एंगल, एंड नन ऑफ द अबव। ऑप्शन कौन सा होगा? प्योर shear stress is equal to sigma x plus sigma y is equal to 0 and shear stress is equal to the 0। इसका मतलब है अगर एक साइड में कंप्रेशन होगा तो दूसरा साइड में टेंशन होना होगा। तो ऑप्शन विल बी ए, टेंशन इन वन डायरेक्शन एंड इक्वल कंप्रेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। एक में कंप्रेशन होना होगा, एक में टेंशन होना होगा, तभी प्योर शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रैंकिन्स हाइपोथेसिस the criteria of failure of a brittle material is, what is the criteria of failure of brittle material? रैंकिन्स थ्योरी के हिसाब से देखिए कुछ थ्योरी ऑफ फेलियर्स है, रैंकाइंस थ्योरी, गेस्ट एंड ट्रेस्कास थ्योरी, हेग्स थ्योरी, कुछ थ्योरी ऑफ फेलियर्स है। तो अकॉर्डिंग टू द रैंकाइंस थ्योरी द क्राइटेरिया ऑफ द फेलियर ऑफ ए ब्रिटल मटेरियल इज ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? द मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू द रैंकाइंस थ्योरी, द रैंकाइंस थ्योरी जो है वो एक एक्चुअली प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद नेक्स्ट है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन ए बीम ऑकर्स व्हेयर, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम बीम में कहाँ बनेगा? जिस पॉइंट में शियर फोर्स क्या होगा? जिस पॉइंट में शियर फोर्स इज चेंजेस साइन। देखिए बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम व्हेनेवर द शियर फोर्सेस इज चेंजेस साइन। देखिए शियर फोर्स की जो डायग्राम है वो प्लस से जाके माइनस में बदल गया, तो उसी पॉइंट में बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम है। ये एक मैंने सिंपल डायग्राम देके एक छोटा सा एग्जाम्पल देके दिखा दिया आप लोगों को कि इसका मतलब है कि शियर फोर्स तभी जब चेंज होता है तब बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होता है। ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है a simply supported beam of span L carries over its full span a load varying linearly from 0 at n to the W unit level the maximum bending moment। देखिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें एक लोड है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, जिसका एक एंड में 0 है, अदर एंड में W पर एंड। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी एट ईच वाटर स्कन, व्हाट विल बी द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट? द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी इक्वल टू द WL²/12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, द वैल्यू विल बी WL²/12 एंड द मैक्सिमम वैल्यू विल बी एट इट्स मिड स्पैन। देखिए ये एक बेंडिंग ये क्वेश्चन है जिसमें जो वैल्यू है वो 0 है एजेस में और मैक्सिमम है एट द सेंटर ऑफ W। सो बेंडिंग मोमेंट जो वैल्यू बनेगा वो मैक्सिमम बनेगा एट द सेंटर ऑफ वैल्यू WL²/12। ऑप्शन नंबर डी। रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा द वैल्यू इज इक्वल टू, मतलब ddx ऑफ बेंडिंग मोमेंट, मतलब बेंडिंग मोमेंट डिवाइडेड बाय मैं अगर बेंडिंग मोमेंट का यूनिट क्या है? किलो न्यूटन मीटर, उसको मैं अगर मीटर से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास किलो न्यूटन रह जाएगा, इसका मतलब है शेयर फोर्स होगा। ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। द डायग्राम शोइंग द वेरिएशन ऑफ एक्सियल लोड अलोंग द स्पैन इज कॉल्ड, एक डायग्राम जिसमें किसकी वेरिएशन है? एक डायग्राम जिसमें वेरिएशन है एक्सियल लोड का, उस डायग्राम का नाम है थ्रस्ट डायग्राम। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द डिफरेंस इन ऑर्डिनेट ऑफ द शियर कर्व बिटवीन एनी टू सेक्शन इज इक्वल टू द एरिया अंडर
एक शेयर कर्व में ऑर्डिनेट का डिफरेंसेस जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लोड कर्व between these two sections is plus concentrated load applied between the sections. Next है the variation of the bending moment in the portion of a beam carrying linearly varying load is, अगर बेंडिंग मोमेंट की वेरिएशन को देखूं दैट वेरिएशन ऑफ द बेंडिंग मोमेंट इन द पोर्शन ऑफ अ बीम कैरिंग linearly varying load, that variation will be मतलब हमें यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड की बेंडिंग मोमेंट जाननी है, वो क्यूबिक होगा, उसका वैल्यू होगा क्यूबिक, ऑप्शन नंबर सी। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू ए मूविंग लोड ऑन ए फिक्स्ड एंड बीम occurs as, अगर मूविंग लोड को देखा जाए ऑन ए फिक्स्ड एंडेड बीम, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है वो होगा अंडर द लोड ओनली एंड एट द सपोर्ट्स, ठीक है। तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू ए मूविंग लोड ऑन ए फिक्स्ड एंडेड, अगर फिक्स्ड एक बीम है, जो फिक्स्ड बीम है दोनों तरफ फिक्स्ड है, उसमें मूविंग लोड मूव हो रहा है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा एट द सपोर्ट्स। ए कैंटिलीवर बीम AB of length L carries a concentrated load W at its midspan C. If the free end B is supported on rigid probes, then there is a point of contraflexure. Point of contraflexure कहाँ पे बनेगा, देखिए बना के रखा हूँ, एक बीम है, एक एंड फिक्स्ड है, दूसरा एंड में प्रोप्ड कैंटिलीवर है, तो जो लोड है W एट अ सेंटर है, तो उसमें जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है वो कहाँ पे बनेगा। अगर बेंडिंग मोमेंट देखा जाए, दिस इज द गिवन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, सो द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ x मान लेता हूं, तो x की वैल्यू जो है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3l/11, मतलब जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है वो A पॉइंट एंड C पॉइंट के बीच में बनेगा। The option number A, that is between the A point and C point. Next, a prismatic beam fixed at both ends carries a uniformly distributed load. The ratio of the bending moment at the support to the bending moment at the span. रेशियो क्या बनेगा बेंडिंग मोमेंट्स का, देखिए ये एक फिक्स्ड बीम है, प्रिज्मेटिक बीम, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ द बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर एंड फिक्स्ड एंड मोमेंट। फिक्स्ड एंड मोमेंट हमें पता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए WL²/12 है वैल्यू, और सेंटर में वैल्यू है WL², और सेंटर में वैल्यू है WL²/8। तो अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा तो इसका वैल्यू जो है ये बनेगा मोमेंट एट A, मोमेंट एट B एंड सेंटर में बनेगा WL²/24। सो बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट एंड बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर, ठीक है। तो फाइनली जो बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट और बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर को मैं देखूं तो वैल्यू बनेगा WL², एजेस में है 12 एंड सेंटर में है 24, तो डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 2। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2, whose both end is fixed, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, बेंडिंग मोमेंट एंड फ्लेक्स। हम लोग के पास टॉर्सन इक्वेशन, हम लोग के पास बेंडिंग स्ट्रेस की इक्वेशन अवेलेबल है, दैट इज M/I = F/y = E/R। सो उससे मैं वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, तो उससे वैल्यू आएगा M/EI, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दैट इज M/I = F/y = E/R। सो 1/R अगर मैं फाइंड आउट करूं, सो मोमेंट क्या हो जाएगा, मोमेंट इज इक्वल टू EI/R हो जाएगा, EI/R। सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए बीम ऑफ ओवरऑल लेंथ L, एक बीम है जिसका टोटल लेंथ L है,
with equal overhangs on both sides, with equal overhangs on both sides, carrying a uniformly distributed load over the entire span to have numerically equal bending moment at center of the beam and support. The distance between the supports should be, support के बीच में distance क्या होगा? देखिए, एक बीम है जो ओवरहैंगिंग है ए और बी, तो अगर मैं दोनों तरफ में एल एल कर देता हूं तो टोटल लेंथ विल बी एल माइनस ऑफ 2l. टोटल लेंथ मैंने एल ले लिया, एल माइनस ऑफ द 2l. दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. सो यहाँ से मैं फाइंड आउट कर पा रहा हूँ दैट ए विल बी इक्वल टू 0.207 ऑफ एल. ठीक है, ए विल बी इक्वल टू 0.27 ऑफ एल. दोनों तरफ ए है और जो ओवरहैंगिंग पोर्शन है उसका डिस्टेंस हो जाएगा 0.207 ऑफ एल. सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नहीं सॉरी द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी. अगर मैं L से 2 टाइम्स ऑफ A माइनस करूंगा, L से मैं 2 टाइम्स ऑफ A माइनस करूंगा तो L विल बी इक्वल टू 4.828 L, 4.828 L. सो ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट है ए प्रिज्मेटिक बीम ऑफ लेंथ L and fixed at both ends carries a uniformly distributed load. The distance of point of contraflexure from either end is, क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर फाइंड आउट करना है हमें. तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जो है वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन, ये हो गया 0.289, 0.289. सो द डिस्टेंस इज 0.289. द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, 0.211. A simply supported beam of length L carries a load varying uniformly from 0 at left end to maximum at right end. Simply supported beam है जिसमें length है L और uniformly varying load है 0 at left to the maximum at right end. मतलब uniformly varying load है. The maximum bending moment occurs at a distance of left side से होगा कि right side से होगा? At a distance of लेफ्ट हैंड साइड से होगा, that is at a distance of L by root 3, at a distance of L by root 3 bending moment from left hand. So option will be option number B, 1 by root 3. Option number A, 1 by root 3 from left hand, 1 by root 3 from left hand. If a cantilever beam carries a uniformly distributed load over its entire length, then the shape of the shear force diagram and bending moment diagram respectively are uniformly distributed load. अगर मैं कैंटिलीवर बीम में लगाऊं तो जो shear force diagram बनेगा वो linear बनेगा और जो bending moment diagram बनेगा वो parabolic बनेगा ना, parabolic बनेगा. ठीक है, parabolic या so it will be rectangular and no, it will be ट्राइंगुलर एंड क्वाड्रेटिक पैराबोलिक. ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्राइंगुलर एंड क्वाड्रेटिक पैराबोलिक. A portion of a beam between two sections is said to be in pure bending where there is a portion of a beam between two sections is said to be in pure bending where there is zero shear. Pure bending तभी होगा whenever the shear force is equal to the what? Whenever option number A, whenever the shear force is equal to the 0 and the bending moment is constant. ऑप्शन नंबर ए. देखिए ये प्योर बेंडिंग का केस है. ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक shear force की वैल्यू 0 है और बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है. सो दिस इज द केस ऑफ प्योर बेंडिंग मोमेंट. The ratio of the width to depth of a strongest beam that can be cut out of a cylindrical log of wood is, ratio क्या होगा? The ratio will be equal to the D is equal to the root 2 of W.
अगर दोनों की रेशियो पूछा जाए डी, एक साइड डी है दूसरा साइड डब्ल्यू है, तो दोनों की रेशियो जो हो जाएगा √2 होगा. सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी 1/√2. 1/√2. Of the several prismatic beams of equal length, the strongest in flexure is the one having maximum. प्रिज्मेटिक बीम्स का इक्वल 2 3 4 प्रिज्मेटिक बीम है, सबका इक्वल लेंथ है. स्ट्रॉन्गेस्ट इन फ्लेक्चर, फ्लेक्चर में कौन सा स्ट्रॉन्गर होगा? फ्लेक्चर में m/i इक्वल टू f/y इक्वल टू e/r. सेक्शन मॉडुलस में फाइंड आउट करूंगा i/y. सो मोमेंट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू द i/y. सो मोमेंट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू जेड. i/y का मतलब है सेक्शन मॉडुलस. सो फाइनली उसी का वही स्ट्रॉन्गर होगा जिसका सेक्शन मॉडुलस क्या होगा, ज्यादा होगा. एक बीम वही स्ट्रॉन्गर होता है जिसका सेक्शन मॉडुलस सबसे ज्यादा होता है. नेक्स्ट है ऑफ द टू प्रिज्मेटिक बीम ऑफ सेम मटेरियल लेंथ एंड फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ. दो बीम है, दोनों का सेम मटेरियल है, लेंथ भी सेम है, फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ भी सेम है. एक सर्कुलर है अदर स्क्वायर है. द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ सर्कुलर एंड स्क्वायर बीम. रेशियो क्या है इनके वेट का? देखिए वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी. वेट हम लोग अगर फाइंड आउट करेंगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे. सो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे. सो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. सो वॉल्यूम इज इक्वल टू द एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ. सो फाइनली क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू, दोनों के हम लोग सिग्मा को फाइंड आउट करेंगे m/i इंटू वाई, m/i इंटू वाई. सिग्मा सिग्मा दोनों का फाइंड आउट कर दिया तो वहां से वेट क्या होगा, वहां से वेट हो जाएगा weight of the concrete circular, weight of the circular by the weight of the square is equal to 1.118 वैल्यू आ रहा है. ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए 1.118. A flexed beam consisting of a wooden joist 150 mm wide and 300 mm deep, strengthened by steel plates 10 mm thick and 300 mm deep, one on either side of the joist. If modulus of elasticity of steel is 20 times that of the wood, then the width of the equivalent wooden section will be, कौन सा होगा? The option will be ऑप्शन नंबर डी. देखिए यहाँ पे मैं करके रखा हूँ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील और यंग्स मॉडुलस ऑफ वुड, मॉड्यूलर रेशियो. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन. ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगा? इफ QAB इज द एवरेज शियर स्ट्रेस, तो वैल्यू क्या होगा? देखिए रेक्टेंगुलर सेक्शन है, सर्कुलर सेक्शन है, ट्राइंगुलर सेक्शन है, तीनों के मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू होगा. फॉर द रेक्टेंगुलर सेक्शन इट इज 1.5 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज, फॉर सर्कुलर सेक्शन इट इज 1.33 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज, and for the triangular section it is 1.5 times of tau average. So finally हम लोग को पूछा गया है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए, तो इसके लिए हो जाएगा 1.33 टाउ एवरेज, जो कि हम लोग का वैल्यू हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4/3. A beam of rectangular cross section is 100 mm wide and 200 mm deep. 100 mm wide है, 200 mm deep है. If the section is subjected to a shear force दे के रखा है, shear stress फाइंड आउट करना है. shear stress is equal to FA y bar by IB, FA y bar by IB, या shear stress की फॉर्मूला है FA y bar by IB और VU by BD और 1.5 टाइम्स ऑफ द टाउ एवरेज. लेकिन ये 1.5 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम shear stress पूछा गया, तो मैक्सिमम shear stress is 1.5 टाइम्स ऑफ द एवरेज shear stress. shear stress is equal to shear force by area, so 1.5 into the shear force की वैल्यू है 20 किलो न्यूटन, तो 20 into 1000 न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया. एरिया क्या हो जाएगा 200 mm डीप एंड 100 mm, सो 200 into 100, सो इससे वैल्यू आएगा 1.5 टाइम्स मैक्सिमम. सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा. नेक्स्ट है इफ द फाइनल फ्लेक्सरल स्ट्रेस इन टिम्बर जॉइस्ट ऑफ द फ्लीच्ड बीम शोन इन फिगर में दिखा के रखा है इस इतना फ्लेक्चरल स्ट्रेस दे के रखा है, देन द मैक्सिमम स्ट्रेस रीच इन द स्टील. मैक्सिमम स्टील स्ट्रेस पूछा गया है. देखिए पहले मुझे क्या करना होगा, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू द स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस के रेशियो फाइंड आउट करूंगा, मतलब मॉड्यूलर रेशियो ऑफ स्टील बाय मॉडुलस रेशियो ऑफ टिम्बर. अगर मैं दोनों का मॉड्यूलर रेशियो फाइंड आउट करता हूं
तो उससे मेरे पास वैल्यू आएगा 10, क्योंकि यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील है 2.1 इंटू 10⁵ एंड टिम्बर का वैल्यू है अराउंड हाफ वैल्यू, that is 1 into 10⁻1 into the around the half value, that is 1 into 10⁵। तो इससे जो वैल्यू आएगा 1 into 10⁻4 2 into 10⁻4 सॉरी, तो इससे अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू आ जाएगा 10, और 10 इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। लेकिन दोनों मटेरियल क्या है, दोनों मटेरियल अगर देखा जाए टिम्बर और स्टील दोनों के स्ट्रेन जो है, क्योंकि चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ सेम है दोनों के, तो दोनों में स्ट्रेन सेम है, तो स्ट्रेस वैल्यू होगा। मॉड्यूलर रेशियो का मतलब हो जाएगा स्ट्रेस इन स्टील बाय स्ट्रेस इन टिम्बर। तो स्ट्रेस इन स्टील में फाइंड आउट करूंगा, और टिम्बर का स्ट्रेस जो है वो ऑलरेडी आ चुका है, दैट वैल्यू इज अराउंड 7। सो इससे वैल्यू आ जाएगा 70 MP मेगा पास्कल या 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बस इतना ही आज के लिए है। ओके, थैंक यू, एंड प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ओके।